नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है और मैं हूं आपका मित्र नितिन यादव। मिट्टी का एक खिलौना जो तोड़ दोगे, फिर बताओ कैसे तुम जोड़ दोगे। पुनः बन सकती नहीं प्रकृति की बनी चीज, जो जब चाहो तोड़ो जब चाहो जोड़ दोगे। हम लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के अंतर्गत मूल विधि संविधान के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं भारतीय दंड संहिता 1860। तो हम लोग भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत मुख्य जो धाराओं पर चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं आगे धाराएं। एक है हमारी धारा 54। धारा 54 भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता 1860। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत हम लोग सीख रहे हैं कि जो हमारे दंड होते हैं कितने होते हैं, दंड कैसे होते हैं और उन दंड के लिए प्रावधान क्या है। तो धारा 54 के अंतर्गत क्या हमारा, तो मृत्यु दंडादेश यानी मृत्यु का जो दंड दिया जाता है, मृत्यु का दंड यानी मृत्यु के दंड का जो लघुकरण है, इस पे क्या है लघुकरण। यानी कोई यदि राज्य सरकार चाहे तो किसी मृत्यु दंड के दोषी व्यक्ति को का जो वो दंड है मृत्यु दंड, उसको जो लघु कर सकता है, छोटा कर सकता है या कम कर सकता है। क्या कर सकता है? तो ये कौन चाहेगी? राज्य सरकार, समुचित राज्य सरकार। यानी उस समय जो उचित राज्य सरकार होगी वो क्या करती है, तो मृत्यु दंड को कुछ कारणों से या उसके यदि लायक है वो माफ करने के लायक, तो उसमें से कुछ कमी की जा सकती है या मृत्यु दंड को कारावास के रूप में बदला जा सकता है। इस तरह तो हमारा धारा जो है 54 क्या है, मृत्यु दंड दंडादेश के लघु है, उसका छोटा करना है, समुचित सरकार कर सकती है। अब लोग देखते हैं आगे धारा 55। धारा 55 धारा 55 हमारा आजीवन कारावास। और धारा 54 हमारी मृत्यु दंड लघुकरण। मृत्यु दंड का लघुकरण यानी कि धारा 54 हमारी बताती है मृत्यु दंड का लघुकरण और धारा 55 में बताता हमारा आजीवन कारावास का लघुकरण। तो धारा 54 में भारतीय दंड संहिता 1860 की जो धारा 54 बताती है कि मृत्यु दंड यानी मृत्यु दंड को जो लघुकरण किया जा सकता है। और धारा 55 हमारी बताती है कि आजीवन कारावास, यानी किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास हुआ है तो उसको जो लघु किया जा सकता है। ये कौन कर सकता है? हमारा राज्य सरकार, समुचित राज्य सरकार कर सकता है। अब भारतीय दंड संहिता का जो हमारा एक अध्याय है 4, भारतीय दंड संहिता का अध्याय जो 4 है उस पे धारा है 76 से 106। धारा 76 से 106 वो साधारण अपवाद से संबंधित है। इसमें जो है कुल 30 धारा है। तो हमारा जो अध्याय 4 है, अध्याय 4 जो है धारा 76 से 106। धारा 76 से 106 हमारा जो है इस पे अपवाद है कुछ विशेष। अध्याय 4 धारा 76 इस पे कितनी, इस पे 30 धाराएं हैं, 30 धाराएं। तो धारा 76 से 106 जो हमारा साधारण अपवाद से संबंधित है और इस अध्याय में क्या कुल 30 धाराएं हैं। अब अध्याय 4 जो हमारा है तो इस पे है क्या, तो धारा जो हमारे 76 से 95 इस पे 2 खंड है। अध्याय 4 पे हमारे 2 खंड बटे हुए हैं। अध्याय 4 पे हमारे क्या 2 खंड यानी 2 खंडों उनको बांटा गया है। पहला जो हमारा खंड है वो धारा 76 से 95, धारा 76 से 95 है जो क्षम बचाव से संबंधित है, यानी क्षमा करने योग्य। तो अध्याय 4 के हमारे 2 खंड है। अध्याय 4 के 2 खंड है। पहला हमारा अध्याय 4 के हमारे 2 खंड है।
जो किससे संबंधित, जो पहला हमारा खंड है, जो हमारा पहला खंड है 76 से 95, 76 से धारा 76, धारा 76 से धारा 95, धारा 76 से धारा 95 जो है वो क्षम्य बचाव संबंधित है, क्षम्य बचाव संबंधित है, धारा 76 से 95। तो अध्याय 4 की धारा जो है 76 से 106 हमारा अपवाद है, और इस पे 2 खंड है, अध्याय 4 पे 2 खंड है, इस पे कुल 30 धाराएं हैं, और जो हमारा 76 से 95 यानी कि धारा 76 से 95 है वो क्षम्य बचाव संबंधित है, और जो हमारा इसका दूसरा खंड है वो हमारा है 96 से 106, यानी धारा 96 से 106 ये प्राइवेट प्रतिरक्षा संबंधित है। धारा 96 से 106, धारा 96 से 106 हमारी है प्राइवेट प्रतिरक्षा, प्राइवेट प्रतिरक्षा। तो अध्याय 4 की धारा 76 से 106 हमारा अपवाद है, और इसमें कुल 30 धारा है, 30 धारा है। वो 30 धाराओं में जो धारा 76 से 95 तक का है हमारा धारा, उस पर क्षमा बचाव, जितनी भी धारा है ये क्षमा याचना संबंधित है। और धारा जो हमारा 96 से 106 है इसमें हमारा प्राइवेट प्रतिरक्षा है। क्या है? प्राइवेट प्रतिरक्षा, यानी किसी व्यक्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा है, तो इससे संबंधित है। आगे हम लोग देखेंगे धारा 76, आगे हम लोग देखते हैं धारा 76, इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं धारा 76। तो धारा 76 जो हमारी है ये संबंधित हमारी तथ्य की भूल, तथ्य की भूल। धारा 76 जो हमारी है वो संबंधित है तथ्य की भूल, यानी कोई भी तथ्य होता है उससे संबंधित जो भूल होती है वो हमारी धारा 76 के अंतर्गत आती है। फिर इसी पे एक धारा हमारी धारा 79 हमारी जो है विधिक भूल संबंधित है। धारा 79 है, धारा 79 हमारी विधि की भूल, धारा 79 हमारी विधि की भूल। तो ये हमारे क्या है? ये बचाव है। ये क्या है? बचाव है, एक प्रकार की ये बचाव, यानी विधि की भूल से बचाव। यदि कोई मान लेते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं विधि की भूल मतलब क्या होता है, यानी जो नियम पूर्वक कोई कार्य किया गया हो, या कोई अधिकारी है या कोई सैनिक है जो अपने बड़े अधिकारी की बात को मानने के लिए, जैसे मानते हैं कि कोई अधिकारी है और वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि गोली चलाओ, यानी कि जनता पर भीड़ लगी हुई है, कहीं पर भी कोई आंदोलन चल रहा है या कोई इस प्रकार का स्ट्राइक चल रही है, संघर्ष चल रहा है, जहाँ पर ये समझा जा रहा है कि जन हानि हो सकती है या और कोई घटना घट सकती है, तो उसका कोई वरिष्ठ अधिकारी जो होगा वो अपने सैनिक को आदेश देगा कि आप लोग गोली चला दो, और वो सैनिक हमारा क्या करेगा? गोली चला दे, क्योंकि अपने अधिकारी की बात को काट सकता नहीं, क्योंकि नियम का उल्लंघन हो गया, इसलिए वो गोली चला देता है। और गोली चला देने पे फिर क्या होता है? तो ये एक प्रकार का अपराध हो गया, लेकिन इसको अपराध नहीं माना। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि ये विधि भूल से संबंधित है, या ये विधि बचाव संबंधित है, क्योंकि उस सैनिक का कोई ऐसा नहीं था, उसने अपने अधिकारी की बात मानने के कारण जो है क्या किया? जनता पे गोली चला दी। तो इसको इस तरह के जो होंगे अपराध क्या होंगे? ये विधि पूर्वक अपराध होंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे इसी तरह न्यायिक कोई न्यायाधीश है, कोई न्यायाधीश और कोई जो है न्यायाधीश क्या करता है? किसी व्यक्ति को कोई सजा सुना देता है या मृत्यु दंड दे देता है। कोई न्यायाधीश क्या करता है? किसी मृत्यु दंड से जो है कारित कोई व्यक्ति है जिसको मृत्यु दंड सुना देता है सजा, और जब मृत्यु दंड की सजा सुना देगा तो उसने भी क्या? उसने भी कोई गलत कार्य नहीं किया, यानी कोई भी अपराध नहीं किया। क्यों नहीं अपराध किया? क्योंकि वो जनहित के लिए उसने जो है किसी व्यक्ति को सजा सुनाई या कोई किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया है। इसी तरह क्या होता है कि कोई यदि न्यायालय हमारा जो होता है, न्यायालय किसी भी अधिकारी को जो आदेश देता है कि आप ऐसा काम करें, आप इस व्यक्ति को पकड़ के लाएं या इसे ले जाकर क्या करें? गोली चला दें या मार दें दौड़ा के। तो इस तरह वो अधिकारी जाता है या कोई सैनिक जाता है और उसको मार देता है, तो उसने भी कोई भी क्या किया? अपराध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये विधि भूल संबंधित, यानी विधि भूल बचाव संबंधित है, यानी क्योंकि वो नियम के अनुसार कार्य कर रहा है, यानी किसी जनता की सुरक्षा के लिए, जनता के लाभ, यानी कि लाभ के लिए कर रहा है, या जनता के हित के लिए वो काम कर रहा है, इसलिए उसने कोई अपराध नहीं किया। इसी तरह हमारा जैसे देखा है जल्लाद देखा होगा, कोई व्यक्ति है जिसको मृत्यु दंड की सजा दी जाती है,
तो न्यायाधीश आदेश देता है कि इसे ले जाकर जो है फांसी की सजा दे दो या फांसी दे दो, सीधे फांसी पे से चढ़ा दिया जाए। तो जो जल्लाद होता है वो क्या करता है भाई, आदेश वो ही पालन करेगा, न्याय का या न्यायालय का, क्योंकि एक दूसरे सभी जुड़े हुए हैं। अतः जो क्या है, तो जो हमारा जल्लाद है वो उस व्यक्ति को फांसी दे देता है। तो क्या जल्लाद ने कोई अपराध किया? जल्लाद ने कोई अपराध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हित के लिए, यानी ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो मनुष्य जात के लिए, किसी व्यक्ति के लिए हानिकारक है, या उसने कोई ऐसा अपराध किया है जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो गई, या फिर किसी तरह का इस तरह का अपराध जो थोड़ा सा अच्छा कम सही कम है। तो उस स्थिति में क्या न्यायाधीश ने आदेश दिया कि जाओ भाई इस व्यक्ति को जो है मृत्यु दंड कर दो, यानी कि कह सकते हो फांसी पर चढ़ा दो। और जल्लाद ने उसको फांसी पर चढ़ा दिया, फांसी पर चढ़ा, उसकी हो गई मृत्यु, लेकिन वो अपराध नहीं हो, क्योंकि ये विधि के अनुसार काम किया जा रहा है, यानी कि हमारे नियम कानून के अनुसार काम किया जा रहा है। अतः जल्लाद का फांसी देना यह हमारा धारा 78 के अंतर्गत क्षम्य है। धारा अपराध यानी जल्लाद का किसी व्यक्ति को फांसी देना, किसी मृत्युदंड के व्यक्ति को फांसी देना, ये क्षम किस तरह, तो जल्लाद को जो क्षम है वो क्या है, यानी माफ है, किसके अंतर्गत? धारा 78 के अनुसार जो है जल्लाद को जो है फांसी दे सकता है, यानी उसको जो क्षमा है, क्योंकि ये विधि का काम है, यानी कोई कार्य है जो विधि के उस पे अंतर्गत किया जा रहा है, यानी किसी व्यक्ति को हानि न हो, इसलिए सभी को देखते हुए ये कार्य किया जा रहा है, वो भी न्यायालय के आदेश के अनुसार। तो ये क्या है, ये हमारा है विधि भूल से बचाव, यानी विधि के द्वारा किए गए कार्यों से बचाव है। अब लोग आगे देखते हैं धारा 80 क्या हमारा, धारा 80 के अनुसार क्या है, जब कोई कार दुर्घटना में होता है, तो वह अपराध नहीं होता। जब कोई कार दुर्घटना में होता है तो वह अपराध नहीं होता, लेकिन उस कार के लिए कुछ जो है तथ्य आवश्यक है। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या, धारा 80। तो धारा 80 के अंतर्गत क्या होता है, जब कोई कार दुर्घटना से होता है, धारा 80 कहती है, धारा 80 कहती है कि जब कोई कार दुर्घटना से होता है, दुर्घटना मतलब ये होता है कि उस कार को करने के लिए उस व्यक्ति के यानी जो व्यक्ति ये कार करता है, जिसके द्वारा कोई ऐसा कार्य या कोई ऐसी चोट या ऐसी कोई हानि या फिर ऐसी कोई मृत्यु हो जाती है जिसका जो उसके मन में कोई आशा ही नहीं था, यानी उसके अंदर क्या उसका मन जो है किसी को मारने का नहीं था या किसी को इस तरह की चोट पहुंचाने का नहीं था जिससे उसी की मृत्यु हो जाए। तो धारा 80 के अनुसार जब कोई कार दुर्घटना में होता है, तो वह अपराध नहीं होता, लेकिन इसके लिए कुछ तथ्य आवश्यक है। वो कौन कौन से तत्व है, तो हम लोग देखते हैं। पहला तो हमारा दुर्भाग्य से, यानी कि कार दुर्घटना पहला है, इसमें देखेंगे तो पहला हमारा कार दुर्घटना, यानी वो जो कार हुआ हो या वो घटना जो घटी हो दुर्घटना हो, या कह सकते हो कार दुर्घटना कह सकते हो, या इसको एक तरह से और कह सकते हो, यानी कुल मिला ये समझो कि कार दुर्घटना में ये हो गया उसका कोई मन का आशा नहीं था, यानी उसके मन में किसी व्यक्ति को मारने की इच्छा नहीं थी, वो क्या दुर्भाग्य से हो गया, दुर्भाग्य से हो गया। कैसा हो गया? दुर्भाग्य से। तो हमारा धारा 80 का जो फर्स्ट पॉइंट कहता है, तो वो कहता है कार दुर्घटना, यानी कोई कार ऐसा किया जा रहा है जिससे जो मारने वाला व्यक्ति है, और वो जो मरने वाला व्यक्ति है, तो मारने वाले व्यक्ति के मन के अंदर ये नहीं था, यानी उसका कोई गलत आशा नहीं था, दुराशा नहीं था, वो दुर्भाग्यवश हो गया, यानी धोखे से हो गया, या उस दुर्भाग्य था, उसका भाग सही नहीं था, ये कह सकते हो। फिर अगला पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर क्या, इसके अंदर देखो रहता है किसी आपराधिक आशय, यानी किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना किया गया हो, किसी आपराधिक आशय। दूसरे पॉइंट है किसी आपराधिक आशय, किसी आपराधिक
आपराधिक आशय, किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना, ज्ञान के बिना, यानी जो कार्य हमसे गलत हो गया है, जो कार्य हो गया है इसका हमें ज्ञान नहीं था, यानी हमें ये नहीं पता था कि हम इस व्यक्ति को यानी ऐसे मार रहे हैं कि ये मर जाएगा। मेरा मतलब क्या था कि हम लोग ऐसे इसको केवल सीख देने के लिए मार रहे हैं या इसके साथ कोई खेल ऐसा खेल रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये धोखे से मर जाएगा। तो क्या कोई किसी आपराधिक आशय, किसी उस व्यक्ति के मन में ये नहीं होना चाहिए, कोई आपराधिक आशय नहीं होनी चाहिए, यानी किसी व्यक्ति को मारने की मन की इच्छा नहीं होनी चाहिए, वो धोखे से हो गया, यानी ज्ञान के बिना, यानी उसको पता नहीं था, बस क्या हुआ धोखे से आपस में लड़ाई हुई या किसी तरह कोई घटना हुई, उसकी मृत्यु हो गई। आगे क्या है, विधि पूर्व, विधि प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा किया गया कार्य, विधिपूर्ण या विधि प्रकार से किया गया कार्य, विधि प्रकार से किया गया कार्य, यानी कोई ऐसी दुर्घटना है या कोई ऐसा कार्य है जो विधि पूर्वक किया जा रहा है। कैसा? विधि पूर्वक, यानी कानून के नियम के अनुसार किया जाए, जैसे फांसी देना वगैरह सब क्या विधि पूर्वक कार्य है। न्यायाधीश के अंतर्गत क्या है? विधि पूर्वक कार्य, क्योंकि न्यायाधीश ने आदेश दिया तुमने कर दिया, तो क्या है? ये विधि पूर्वक कार्य है। तो जो अधिकारियों को विधि पूर्वक कार्य के लिए देता है वो भी कोई अपराध के अंतर्गत नहीं आता है। आगे इस पे अगर आप पॉइंट देखें तो उचित सतर्कता, यानी सतर्कता होनी चाहिए, क्या सावधानी, कैसा होना चाहिए? विधि पूर्वक कार्य तो वो भी कैसा हो? सतर्कता, उचित सतर्कता हो, कैसा? उचित सतर्कता, यानी ध्यान पूर्वक किया गया हो, और सावधानी, और सावधानी भी, सतर्कता सावधानी एक के बाद सतर्कता हो और सावधानी हो। तो हम लोग देखे धारा 80 के अंतर्गत, दुर्घटना, यानी कि कोई भी दुर्घटना हो जाती है धोखे से या किसी नासमझी में, तो उसके अंतर्गत हम लोग उस व्यक्ति को क्या है, उस व्यक्ति को अपराधी नहीं मानते, अपराधी नहीं मानेंगे, अपराधी नहीं मानेंगे। या जो है हमारा भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत उसको अपराधी नहीं माना जाता, लेकिन अपराधी माना तो नहीं जाएगा, लेकिन इसके लिए क्या कुछ शर्तें हैं या कुछ नियम है। तो जो नियम हमारे वो क्या है, तो कार दुर्घटना या दुर्भाग्य से, यानी कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं एक कोई व्यक्ति है जो बी के साथ में खेल रहा है, एक कोई व्यक्ति है जो बी के साथ में खेल रहा है, और किसी दुर्भाग्यवश खेल में ही इसे कोई चीज लग जाती है। खेल मान लेते हैं हॉकी खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, ठीक है, हॉकी खेल रहा है, और इस ए के द्वारा इस बी को वो हॉकी लग जाती है, यानी हॉकी का जो होता है लग जाता है। अब देखो हॉकी की बॉल लग गई या फिर कोई भी वस्तु लग गई हॉकी से, तो क्या इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अब अगर माना जाए तो ये अपराधी होना चाहिए, क्योंकि इसने तो उसको मारा, लेकिन ये अपराधी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस ए व्यक्ति का, इस ए खिलाड़ी का कोई ऐसा आशय नहीं था इस बी व्यक्ति को मारने का। तो हम लोग देखते हैं फिर आगे, किसी अपराधी का ज्ञान नहीं, इसका कोई आशा ही नहीं था कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। आगे विधि प्रकार से किसी व्यक्ति का बचाव क्या है, तो कोई भी अधिकारी तो अपने निचले अधिकारी को आदेश देता है कि इसको ऐसी सजा दे, तो ऐसा कर दो, तो उसने भी कोई अपराध नहीं किया। सतर्कता और सावधानी, ये विधि पूर्वक, यानी विधि पूर्वक जो कार्य ऐसा किया गया हो जिसमें सतर्कता और सावधानी हो, यानी वो कार्य सतर्कता और सावधानी से किया गया हो, तो फिर ये हमारे क्या है, ये अपराध नहीं है, धारा 80 के अंतर्गत। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे धारा 81। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 81 बताती है कि आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्वों से बचाओ। आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्वों के बचाओ, मतलब देखा होगा जैसे कि कहीं पर भी आग लग जाती है, किसी मकान पर आग लग जाती है, इस तरह कुछ मकान बने हुए हैं, और इनमें से किसी भी एक मकान पर आग लग जाती है। मान लेते हैं इस बीच वाले मकान पर आग लग गई, या इस वाले मकान पर आग लग गई, इस वाले मकान पर क्या लग गई, आग लग गई। तो जब इस वाले मकान पे आग लग गई तो बचाव कार्य चालू हुआ। अब बचाव कार्य के अंतर्गत जो कई व्यक्तियों ने
इसे बुझाने की कोशिश की कि भाई इस मकान पे जितने भी व्यक्ति रहते हैं उन पे कोई हानि ना हो, या जो संपत्ति है उस पे कोई हानि ना हो, या इन लोगों का कोई भी मकान आगे जले ना। तो क्या करते हैं, इस मकान पे आग लगी हुई है और इससे ये भी है, चिंता है कि इस मकान से जिसमें आग लगी हुई है, इस मकान के आगे वाले में भी आग लगने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये वाला मकान गिरा दिया जाएगा। ये वाला मकान अगर कोई व्यक्ति गिरा देता है, ये वाला मकान कोई अगर व्यक्ति गिरा देता है, तो इस मकान गिरने से क्या होगा, ये दो आगे वाले मकान बच जाएंगे, दो आगे वाले मकान बच जाएंगे, यानी केवल आगे ही तक रह जाएगी और ये आगे वाला जो है मकान बच जाएगा। तो इस व्यक्ति ने, यानी जो व्यक्ति इसने आगे वाला मकान को गिरा दिया है, तो वो उस समय अपराधी नहीं है। क्यों अपराधी नहीं है, क्योंकि धारा 81 कहती है, धारा 81 कहती है बचाओ, यानी कैसा बचाओ, किसी भी हानि को बचाने के लिए यदि कोई अपराध होता है तो वो अपराध नहीं कहलाता है, वो धारा हमारी 81 कहती है। इसके अंतर्गत हमारा एक है आर बनाम डाडले, आर बनाम डाडले एवं स्टीफन मामला। आर बनाम डाडले व स्टीफन मामला। तो ये हमारा क्या, धारा 81 के अंतर्गत है कि इस तरह बचाव कार्य में जो है किया गया सद्भाव कार्य से जो क्या है, ये कोई अपराध नहीं होता। तो धारा 81 हमारी ये कहती है बचाव कार्य के लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं धारा 82। तो धारा 82 आती है, धारा 81 के बाद धारा 82 आती है। धारा 82 हमारी कहती है यदि कोई बालक 7 वर्ष से कम उम्र का है, यदि कोई बालक 7 वर्ष से कम उम्र का है। धारा 82 भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 82 कहती है कि यदि कोई बालक 7 वर्ष से कम उम्र का है, 7 वर्ष से कम उम्र, यानी कोई बालक है उससे कोई अपराध हो जाता है और उसकी उम्र क्या है, 7 वर्ष से कम है। जिस बालक से अपराध हुआ है उसकी उम्र क्या है, 7 वर्ष से कम है, तो उस बालक को जो है अपराधी नहीं माना जाएगा, उस बालक को क्या होगा, अपराधी नहीं माना जाएगा। इसी के अंतर्गत देखते हैं धारा 83। धारा 83 क्या कहती है, धारा 83 कहती है कि यदि कोई बालक 7 वर्ष से अधिक व 12 वर्ष से कम आयु, यानी कि कोई ऐसा बालक है जिसकी उम्र 7 वर्ष से अधिक है। धारा 83 कहती है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 83 कहती है कि यदि कोई बालक ऐसा है जिसकी उम्र जो है या आयु जो है 7 वर्ष से अधिक है और 12 वर्ष से कम है, 7 वर्ष से अधिक है और 12 वर्ष से कम है, तो वो कोई अपराध नहीं करता है। लेकिन शर्तें क्या है कि उस बालक को जो है ये ज्ञान नहीं होने, उस बालक को ये ज्ञान नहीं होना चाहिए कि वह कोई अपराध कर रहा है या उसके द्वारा कोई अपराध किया जा रहा है। यदि उसका जो है दिमाग जो है सक्षम है किसी अपराध को समझने के लिए और किसी भी अपराध को परिणाम देने के लिए, तो फिर वह दोषी हो सकता है। क्यों, वो चाहे वो 7 वर्ष से 12 वर्ष से कम आयु का हो, क्यों ही ना हो। यदि उसको ज्ञान है कि ये कोई अपराध है या ऐसा करना कोई अपराध होता है और वो निर्णय लेने में सक्षम है, और वो क्या है, निर्णय लेने में सक्षम है, तो धारा 83 के अंतर्गत वो दंडनीय किया जा सकता है, उसको दंड दिया जा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं धारा 84। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 84 हमारी विकृत चित्त से संबंधित है। विकृत चित्त व्यक्ति, यानी कि कह सकते हो ऐसा व्यक्ति जिसका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा हो या दिमाग काम नहीं कर रहा हो, कह सकते हो पागल। तो विकृत चित्त व्यक्ति के द्वारा यानी कोई पागल व्यक्ति है जिसने कोई अपराध कर दिया है और उसके द्वारा कोई अपराध होता है तो वो अपराधी नहीं माना जाएगा। वो क्या है, अपराधी नहीं माना जाएगा। धारा 84 कहती है विकृत चित्त व्यक्ति। आगे हम लोग देखते हैं धारा 85। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 85
तो भारतीय दंड संहिता की धारा 85 हमारी ये कहती है, ये बताती है कि अनैच्छिक मतता, क्या बताती है? अनैच्छिक मतता, अनैच्छिक मतता के बारे में बताती है। अनैच्छिक मतता के बारे में बताती है धारा 85। और हमारी एक इसी पे धारा 86, इसी पे धारा 86। तो धारा 86 जो हमारी बताती है ऐच्छिक मतता, क्या बताती है? ऐच्छिक मतता, ऐच्छिक मतता। अगर हम लोग देखें कि जो हमारा शब्द लिखा हुआ है मतता, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मतवाला या मस्ती। इसका मतलब क्या होता है? मतता का मतलब होता है मतवाला, मतवाला या मस्ती। मतता का मतलब क्या होता है? मतवाला या मस्ती। तो भारतीय दंड संहिता के 1860, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 85, 1860 की धारा 85 ये कहती है कि अनैच्छिक मतता यानी कोई ऐसी मस्ती है, कोई ऐसा काम है जो अनैच्छिक यानी बिना इच्छा के अनुसार होता है, यानी हमारी इच्छा नहीं वो काम करने की, या किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं है और उसके अगर वो काम हो जाता है, ऐसी कोई मस्ती हो जाती है या ऐसा कोई मत वाला काम होता है, मत वाला यानी कि मत से मिलकर काम हो जाता है बिना मत का, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा अनैच्छिक मतता, यानी कि बिना मत का काम हुआ है, या कोई ऐसी बात है या ऐसा काम है जो बिना जो है सहमति हुआ, तो वो धारा 85 के अंतर्गत हमारा जो मामला होगा दंड होगा इसके अंतर्गत। अब आगे देखते हैं धारा 86। तो धारा 86 हमारी बताती है ऐच्छिक मतता, यानी कि ऐसी कोई मस्ती है या ऐसा कोई कार्य है जो दो व्यक्तियों के सहमत से होता है, जो दो व्यक्तियों की ऐच्छिक मतता से होता है, यानी दो व्यक्तियों की सहमति से वो होता है, वो मस्ती होती है या वो मत वाला काम होता है, तो हमारा क्या है? तो इस स्थिति में हमारा धारा 86 के अंतर्गत वो व्यक्ति अपराधी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो जो कार्य हुआ है वो दोनों की इच्छा के अनुसार हुआ है, यानी कोई व्यक्ति है जो कार्य हुआ है वो उन व्यक्तियों के इच्छा के अनुसार हुआ है। तो धारा 86 ये बचाव करती है ऐच्छिक मतता, यानी कि जिससे क्या है? दोनों व्यक्तियों की जो कार्य हो रहा है वो क्या है? दोनों की सहमति से हो रहा है। तो धारा हमारी 85 हो गई अनैच्छिक मतता से संबंधित, और धारा 86 हो गई हमारी स्वैच्छिक मतता से संबंधित। अब आगे देखते हैं हम लोग धारा 87। धारा 87, तो धारा 87 के संहिता की धारा 87, धारा 87 है, तो इस पर हमारी सूक्ति है, लैटिन भाषा की एक सूक्ति है, लैटिन भाषा की एक सूक्ति है, वालेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया, वालेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया, तो ये हमारी लैटिन भाषा की सूक्ति है, लैटिन भाषा की सूक्ति, लैटिन भाषा की सूक्ति है, लैटिन भाषा की सूक्ति है। धारा 87 तो लिखा हुआ वालेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया। अब इंजुरिया का मतलब होता है क्या? इंजुरिया का मतलब क्या होता है? घायल। इंजर मीन्स होता है घायल, तो इंजुरी मतलब होता है घायल, यानी कि कोई ऐसा कार्य है, ऐसा स्वेच्छापूर्वक किया गया कार्य है, ऐसा स्वेच्छापूर्वक किया गया कार्य है या ऐसा स्वेच्छापूर्वक की गई कोई घटना है जिसमें जो क्या है कोई क्षति हो जाती है, यानी ऐसा कार्य किया जा रहा है जो सहमति से हो रहा है और उस सहमति के दौरान ही किसी व्यक्ति को कोई क्षति हो जाती है, किसी व्यक्ति को क्या हो जाती है? क्षति हो जाती है। तो उस क्षति के लिए उस व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि वो जो है यानी वो जो कार्य है या वो जो क्षति हुई है या उसको कोई भी चोट लगी है तो वो दोनों की सहमति से हुई है, क्योंकि पहले स्वेच्छापूर्वक था ना, यानी इच्छा के अनुसार था। अब बोल सकते हो कि दुर्भाग्यवश कह सकते हो या किसी कारणवश से वो घटना हो गई, तो उसके लिए क्या वो दोषी व्यक्ति नहीं होगा, यानी सम्मतपूर्ण प्रतिरक्षा माना गया। तो ये क्या है? धारा 87 क्या है? सम्मतपूर्ण प्रतिरक्षा, सम्मतिपूर्ण प्रतिरक्षा, सम्मतपूर्ण प्रतिरक्षा यानी बचाव। तो धारा 87 के अंदर बोला गया है कि सम्मतपूर्ण प्रतिरक्षा, यानी कि किसी कार्य को करने में दोनों व्यक्तियों की सहमति हो या कई व्यक्तियों की सहमति हो और उस सहमति के दौरान दुर्भाग्यवश से कोई घटना घट जाती है या किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है यानी उपहति जो है कारित हो जाती है, चोट लग जाती है, तो क्या होगा? वो व्यक्ति जो है अपराधी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कार्य कैसा हो रहा है? सम्मतपूर्ण ढंग से हो रहा है, सम्मतपूर्ण, इसीलिए बोला गया सम्मतपूर्ण प्रतिरक्षा। क्या है? सम्मतपूर्ण प्रतिरक्षा।
अब इस पे हमारे कुछ अपवाद भी होते हैं। धारा 87 क्या है, धारा 87 के कुछ अपवाद भी हैं। तो क्योंकि दोनों ये हमारा धारा 87 है, इस पे बताया गया है कि सम्मतपूर्ण प्रतिरक्षा यानी कि सहमति से होना चाहिए, सहमति से होना चाहिए। लेकिन अपवाद क्या है, अपवाद है कि छत के लिए सम्मति 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के द्वारा की गई हो। यानी जो सहमति हमारी बनी है, जो सम्मत बनी, वो कैसा व्यक्ति होना चाहिए, 18 वर्ष से अधिक आयु। यानी जिस व्यक्ति के साथ ऐसी घटना हो रही है किसी दुर्भाग्यवश से या किसी भी तरीके से, तो उस व्यक्ति यानी उस व्यक्ति की उम्र क्या होनी चाहिए, उस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और इसी बीच क्या, छति से मृत्यु हो जाती है या घोर उपाधि यानी कोई चोट लग जाती है, उपाधि का मतलब क्या, चोट लग जाती है, तो फिर क्या होगा, तो इसके लिए संशय यानी बचाव होगा। लेकिन शर्त क्या है, तो इसकी शर्त है या अपवाद इसका क्या है कि उस व्यक्ति की आयु क्या होनी चाहिए, 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, 18 वर्ष से अधिक। और उसका ऐसा अपराध करने का आशय भी नहीं होना चाहिए, ऐसा जो है कार्य करने का आशय भी नहीं होना चाहिए, सहमति दोनों में होनी चाहिए। तो ये क्या है, धारा 87 के अंतर्गत वो व्यक्ति क्या है, प्रतिरक्षा अपनी स्वयं कर सकता है, यानी सम्मति पूर्ण प्रतिरक्षा के अंतर्गत ये हो सकता है। तो आगे का हम लोग आगे के बारे में जानकर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप सभी को यदि हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो, जीके के हों या फिर हिंदी के हों या मूल विधि संविधान के हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे क्या है जितने वीडियो डाले जा रहे हैं उस शीघ्रता से आपके पास आसानी से पहुंच सकें। और जो हम लोग पढ़ते हैं इस पर जितने भी और भी चीज़ें क्वेश्चन को कमेंट भी करें कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो। जय हिंद दोस्तों।